गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लॉकडाउन के कारण आप लोग घर में ही हैं, जिस कारण से अभी पढ़ाई विश्वविद्यालय की पढ़ाई स्थगित है। मैं आप लोगों को ऑनलाइन के थ्रू शिक्षा दूंगी, जिसमें ऑनलाइन के थ्रू ऑडियो वीडियो और पीडीएफ के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। इसमें पेपर थर्ड में लर्निंग एंड टीचिंग पेपर थर्ड में मैं आपको अधिगम के बारे में आज बताने जा रही हूँ। अधिगम की क्या परिभाषा है, अधिगम का क्या अर्थ है। ठीक है। तो अधिगम से क्या समझते हो? अधिगम जो है, अधिगम को सीखना कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे लर्निंग भी कहते हैं। यानी सिर्फ सीखना ही अधिगम नहीं है। जब तक हम सीख करके व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं तो अधिगम नहीं है। ठीक है। और यह जो है कि निम्नलिखित 3 परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यानी कि 3 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट नंबर है अभ्यास। जब तक किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक हम उसे नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना, तो जब प्रारंभ में साइकिल चलाना नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका प्रैक्टिस करते हैं तो साइकिल चलाने के लिए आ जाता है। उसी प्रकार है टाइपिंग करना। एज पर आप खुद भी देखे होंगे कि स्टार्टिंग में टाइपिंग करना नहीं आता, लेकिन उसका लगातार निरंतर अभ्यास करने से वो आ जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण। किसी चीज़ को करने के लिए हम अगर उसका ट्रेनिंग लेते हैं तो उस कार्य को हम आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नहीं दिए रहते हैं तो उसको करने में कठिनाई होती है। और थर्ड नंबर क्या है कि अनुभव, यानी कि अनुभव के कारण ही हम सीखते हैं। किसी चीज़ का अनुभव कर करके ही हम परिस्थितियों के अनुसार अनुभव करके हम चीज़ों को सीखते हैं और सीख करके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो सिंपल सा है, अधिगम की परिभाषा है कि सीखना और सीख करके व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। इसके बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं, जिसमें गेट्स ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। फिर सेकंड है कि क्रो एवं क्रो ने कहे हैं कि उनके अनुसार है कि क्रो एवं क्रो, देखिए 3 शब्द है इसमें। तो इसी तरह आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति के कारण किया गया अर्जन ही अधिगम है। ठीक है। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर ने कहा है कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। ठीक है। उसके बाद गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गार्डनर के अनुसार उन्होंने कहा है कि वातावरण के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसको एक ट्रिक के अनुसार मैं बताती हूँ, यानी कि लगभग जो मनोवैज्ञानिक कहें एक ही जैसा है, कुछ डिफरेंट है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसे ये समझ में नहीं आता है कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कौन सा कथन कहा है कि उनके अनुसार क्या अधिगम के बारे में है। तो मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि एक घर है, घर में गेट है, यानी गेट दरवाजे तो होते ही हैं। तो गेट पे कैसे लोग, जैसे कि गेट पास रहेंगे तो अनुभवी और प्रशिक्षित लोग रहेंगे, कि यानी कि जो कि अंदर किन्हें जाना है किन्हें नहीं भेजना है इसका उन्हें जानकारी होगा। तो अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? गेट्स के अनुसार। अब जो है कि गार्डनर के अनुसार, गार्डनर ने क्या कहा है, यानी कि गेट से बाहर निकलेंगे तो गार्डन होगा। गार्डन से ही स्पष्ट होता है, मनोवैज्ञानिक का नाम गार्डनर। गार्डनर ने कहा है कि वातावरण के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उसके बाद फिर गार्डन में ही पेड़ है, लकड़ी का पेड़ है, तो लकड़ी का इंग्लिश वुड होता है, तो वुड से मनोवैज्ञानिक का नाम निकल करके आता है क्या, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ठीक है। उसके बाद
वही उसी पेड़ पे एक कौवा बैठा है। कौवा को इंग्लिश में क्रो कहते हैं और क्रो से ही मनोवैज्ञानिक का नाम स्पष्ट होता है, क्रो एवं क्रो। ठीक है, यानी क्रो एवं क्रो 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। फिर नेक्स्ट है, उसी कौवे के गले में कुछ फंस जाता है तो गले से गिलफोर्ड हो गया। ठीक है, तो कौवे के गले में कुछ फंस जाता है तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो उससे गिलफोर्ड के अनुसार है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। फिर नेक्स्ट है कि कौवे को स्किन के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो स्किन से स्पष्ट होता है स्किनर, BF स्किनर। तो स्किनर के अनुसार है कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। अब ये तो है कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे, अधिगम के बारे में परिभाषाएं दी थी। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ कि अधिगम की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अधिगम जो है कि एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी सक्रिय रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक विकास की प्रक्रिया है, यानी अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक विकास की प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है कि अधिगम जो है कि उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यानी कि जब तक उद्देश्य नहीं होगा तो आप सीखने में किसी भी चीज़ को सक्षम नहीं होंगे। जब आपके माइंड में कि एक उद्देश्य या लक्ष्य मालूम हो जाएगा कि मुझे इसको सीख करके ये प्राप्त करना है, ये सफलता प्राप्त करनी है, तभी आप उस कार्य को करने में सक्षम होंगे या रुचि लेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि व्यक्ति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन लाता है। अधिगम क्या करता है, व्यक्ति में वातावरण के अनुरूप क्या करता है, परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट है कि अधिगम जो है चेतना का परिणाम है, यानी अधिगम क्या है, चेतना का परिणाम है। यानी कि आप किसको मोटिवेट करता है, अधिगम किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, आप में चेतना लाता है। ठीक है, उसके बाद फिर है अधिगम जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, यानी कि पॉजिटिव रूप से और नेगेटिव दोनों तरह से सीखना अधिगम है। अगर सीख करके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तब, जब तक आप सीख करके परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसे अधिगम नहीं कहते हैं। ये पॉजिटिव रूप से और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है। अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन जो है क्या है, मानवीय प्रक्रिया है, यानी कि मानव की प्रक्रिया है। ये सीख करके व्यवहार में परिवर्तन करना, ये क्या है, मानवीय प्रक्रिया। अधिगम जो है कि समायोजन और अर्जन के लिए तैयार करता है। अधिगम क्या करता है, समायोजन, यानी कि सीख करके हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपना समायोजन कर सकते हैं और अर्जन कर सकते हैं। यानी कि ये सीखना जो होता है परिस्थितियों के अनुसार होता है। ठीक है, और अधिगम नेक्स्ट है कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि हम आज सीख रहे हैं उसके बाद उसी चीज़ को या उसी चैप्टर को, उसी अध्याय को 1 मंथ या 2 मंथ के बाद पढ़ते हैं तो क्या उतना ही याद रहेगा, नहीं। अगर लगातार उसका अभ्यास करते हैं, लगातार उसको पढ़ते हैं तो फिर वो बेहतर तरीके से आपको के माइंड में रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद उसे छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, अब जो है कि अधिगम के कितने प्रकार हैं, अधिगम के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर है कि 1 नंबर है कि संवेदन गति से सीखना, सेकंड है गामक सीखना और थर्ड है बौद्धिक सीखना। अब संवेदन गति से सीखने का अर्थ क्या है, इससे स्पष्ट क्या होता है, यानी कि इसमें जो संवेदन गति से स्पष्ट होता है कि कुशलता इसमें अर्जित होती है, यानी कि कौशलों के कारण हम सीखते हैं। जैसे कि कहा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल तैरना, टाइपिंग करना, ये सब यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, उतना
बेहतर सीखते हैं। सेकेंड नंबर है गामक सीखना। अब गामक यानी गति, गामक से ही स्पष्ट हो रहा है गति, यानी कि शारीरिक रूप से जो क्रिया कर करके सीखते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं, यानी शैशवावस्था में बच्चे जो हैं ज़्यादातर शारीरिक क्रिया करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं और देखते होंगे कि वो जो है कि उन चीज़ों को तुरंत मुंह में डाल देते हैं, यानी उनकी जो है कि शारीरिक क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है। थर्ड नंबर है बौद्धिक सीखना। बौद्धिक सीखना के अंतर्गत ज्ञान से संबंधित समस्त क्रियाएं आती है जो निम्नलिखित हैं। 1 नंबर है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है प्रत्यक्ष का मतलब कि सामने देखकर, जो परिस्थितियों को देख करके जो सीखते हैं, तो वो प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। सेकेंड है संप्रत्यात्मक सीखना। संप्रत्यात्मक में तर्क, कल्पना, चिंतन के द्वारा जो सीखते हैं हम, तो वो संप्रत्यात्मक है। इसमें गुणों का विश्लेषण करना सीख जाते हैं। गुणों का विश्लेषण जैसे कि एक जो एनिमल है उसको विभिन्न रंगों में दिखाया जाता है, लेकिन उसके गुणों का दोष को पहचान करके ये बता सकते हैं कि ये सभी एक ही तरह के एनिमल्स हैं। ठीक है। उसके बाद फिर है थर्ड नंबर साहचर्यात्मक सीखना। तो सहचर्यात्मक में एक होगा कि ये जो है कि सहचर्यात्मक में स्मृति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। सहचर्य स्थापित करना, यानी कि एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है रसानुभूति परक सीखना, यानी कि इसमें जो है संवेगात्मक अनुभूति के कारण सीखा जाता है, संवेगों के कारण सीखा जाता है। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ कि अधिगम की क्या विशेषता है। तो अधिगम की विशेषताओं के बारे में योकम एवं सिम्पसन के अनुसार अधिगम की निम्नलिखित विशेषता है, यानी योकम एवं सिम्पसन के मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो है इनकी अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें है कि फर्स्ट नंबर है कि अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी सक्रिय रूप से चलने वाली प्रक्रिया। सेकेंड नंबर है कि अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। जब तक आपको किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य नहीं मालूम होगा तो उस काम को नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें रुचि, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो हम उस कार्य को रुचिपूर्ण रूप से कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर है कि अधिगम जो है कि एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। जैसे कि क्रियात्मक क्या कहने का अर्थ है कि यदि किसी भी बालक के पास तरह तरह के प्रकाशन का बुक है, ठीक है, एक से एक बुक है, लेकिन वह उसको सिर्फ सामने रखता है और उसको पढ़ाई नहीं करता है, यानी कि उसको देखते ही नहीं है, कुछ उसको सीखने की कोई चेष्टा ही नहीं है, तो क्या वह उससे अधिगम अर्जन कर सकता है, सीख सकता है? नहीं। जब तक कि वह उसे खोल करके अध्याय को पढ़ता नहीं है तो फिर उसे अधिगम प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो उसमें क्रिया करता है, यानी वह एक्टिव होता है, उसको पढ़ने के लिए सक्रिय होता है, तभी वह उसमें कुछ सीख सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर है अधिगम एक योग्यता है। ठीक है। जितना बच्चे की योग्यता होगी, बालक की जितनी योग्यता होगी, वह उतना ही सीखने में सक्षम होगा। ठीक है। उसके बाद फिर है अधिगम एक संगठन है, यानी कि जो आप सीख करके संगठन करते हैं, यानी कि एक आप अधिगम को संगठित करते हैं, सीख करके आप अपने माइंड में जमा करते हैं, संगठित करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अधिगम क्या है, एक खोज है। अधिगम कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप अनुभव कर करके कौन सा कार्य, कौन सा सॉल्यूशन किस तरह से होना है उसको सोल्व करते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि अधिगम एक खोज है, अधिगम एक उपज है, यानी कि अधिगम एक उपज है, या किसी भी परिस्थिति में आप अपने माइंड को, पूर्व ज्ञान को सोच करके, पूर्व ज्ञान को रिमाइंड कर करके उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था आपका अधिगम की विशेषताएं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ।